एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और ये है वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 6 अरुण कात्यायन की बुक का, जो कि बताता है इरोजन के बारे में और सॉइल कंजर्वेशन और अदर मेथड्स के बारे में। मेथड्स के साथ साथ आप इसमें जानेंगे एलसीसी के बारे में, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, उसके तरीके, कंजर्वेशन मेजर्स जो कि हिली स्लोप्स पे लिए जाते हैं, कंटूर ट्रेंचिंग क्या होता है, बेंच ट्रेंचिंग क्या होता है या फिर स्टोन टेरेसिंग क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इरोजन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें मेजरली क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स का रिमूवल होता है पेरेंट बॉडी से और वो ट्रांसपोर्ट होके विंड या वाटर के थ्रू मूव करते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम आता है रन ऑफ का। आगे अब काफी सारा इसको रन ऑफ के बारे में समझेंगे, काफी बार ये आएगा, तो रन ऑफ को समझ लेते हैं। रन ऑफ क्या चीज है? रन ऑफ होता है बेसिकली प्रेसिपिटेशन जो हुआ उसका वो पोर्शन जो कि सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बट वो स्ट्रीम्स के थ्रू रास्ता बना के परसिस्टेंस यहाँ पे अपनी शो करता है और इवेपोरेट हो जाता है, इनक्लूड ट्रांसपायर हो जाता है, इंटरसेप्शन हो जाता है और अलग अलग लॉसेस के फॉर्म में वो चला जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको क्लियरली बात करें तो रन ऑफ क्या है? ये एक्सेस पानी है जो कि प्रेसिपिटेशन से फील्ड से निकल जाता है और वो लेक में, रिवर्स में, ओशंस में चला जाता है। रन ऑफ का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जिसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। रन ऑफ कैसे निकालते हैं? प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस, या रन ऑफ को निकालने का एक और फॉर्मूला है जो कहता है सरफेस में कितना रन ऑफ हुआ प्लस सरफेस में कितना रन ऑफ हुआ, तो आप टोटल रन ऑफ तक जाके कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। अलॉन्ग विद दिस एक और फॉर्मूला है जिसमें आप इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन और सरफेस स्टोरेज एंड पोजीशन, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रन ऑफ। मेजरली तीन फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक, फिजियोग्राफिक और जियोलॉजिकल। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में नॉर्मली रेनफॉल, स्नोफॉल, इवेपोट्रांसपिरेशन, इस तरीके के प्रोसेसेस आते हैं। फिर आता है फिजियोग्राफिक फैक्टर, इसमें आता है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स, चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में इसमें बात की जाती है। चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस तरीके से आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से चैनल का साइज, चैनल की स्लोप, चैनल का क्रॉस सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी रन ऑफ को कैरेक्टराइज करने के लिए। अगला फैक्टर आता है जियोलॉजिकल फैक्टर। द जियोलॉजिकल फैक्टर्स में मेजरली जो लिथोलॉजिकल है या स्ट्रक्चरल है या हाइड्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्वाफर्स की, परमेबिलिटी की, पोरोसिटी की, ट्रांसमिसिबिलिटी की, इन सभी फैक्टर्स को इसमें ध्यान दिया जाता है। रेनफॉल कैसी है, वेजिटेशन का टाइप कैसा है और सॉइल, ये तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई इंटेंसिटी जो रेनफॉल है लंबे ड्यूरेशन की, उससे सिवियर इरोजन हो सकता है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि 5 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी से ज़्यादा अगर होगी तो ये कंसिडर की जाएगी सिवियर। तो यहाँ आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि कितने इंटेंसिटी की रेनफॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं सिवियर। तो ये है 5 सेंटीमीटर पर आवर। अब वेजिटेशन की प्रेजेंस की वजह से सॉइल में कई बार ब्रेक डाउन नहीं होता है सॉइल एग्रीगेट्स का। तो अब इसको समझने के लिए हमें पढ़नी है दो इक्वेशन, जिसे हम सॉइल लॉस इक्वेशंस कहते हैं। लॉसेस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? वाटर इरोजन के थ्रू, एक होता है विंड इरोजन के थ्रू। तो वाटर इरोजन की जो इक्वेशन है वो कहती है RKL SCP, जिसमें कि आर मतलब है आपका, आर मतलब है रेनफॉल और रन ऑफ फैक्टर से, के मतलब है आपका इरोडेबिलिटी से, एल मतलब है आपका स्लोप से, एस मतलब है आपका स्लोप ग्रेडियंट और उसकी स्टीपनेस कितनी कितनी गहरी स्लोप है, देन सी है आपका कवर, सॉइल कवर एंड उसका मैनेजमेंट, पी है आपका इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस। और इन सबसे मिलके बनता है प्रिडिक्टेड सॉइल लॉस, जो कि आप पानी के इरोजन से निकाल सकते हैं कि कितना टन लॉस पर एकड़ पर ईयर हुआ है। तो इस इक्वेशन को यूज किया जाता है और ये इक्वेशन कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये इक्वेशन डेवलप की थी एज ए यूनिवर्सल इक्वेशन और यूनिवर्सली यूज की जाती है प्रिडिक्ट करने के लिए सॉइल लॉसेस को। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर था वो था विंड इरोजन। अब विंड इरोजन से अगर कोई लॉस होता है उसके लिए भी एक इक्वेशन है जो कि है IRK
FCWDD, जिसमें कि आई है क्लॉडीनेस। क्लॉडीनेस कितनी है सॉइल में, सॉइल कितनी क्लॉडी है। सरफेस कवर कैसा है, फिर सरफेस में रफनेस फैक्टर कितना है, टेक्सचरल क्लास क्या है, लोकल विंड फैक्टर क्या है, फील्ड विड्थ क्या है, विंड डायरेक्शन फैक्टर क्या है, विंड बैरियर फैक्टर क्या है। इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इन सभी फैक्टर्स से मिलकर बनता है सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन। सो वाटर इरोजन और विंड इरोजन का कैलकुलेशन, किस तरीके से सॉइल लॉस हो रहा है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, तो वो हम इसमें इन दो फॉर्मूला से समझ सकते हैं। अब विंड इरोजन के कंट्रोल मेजर भी हैं, ताकि रिड्यूस कर सके विंड की वेलोसिटी को, और इस तरीके से हम ऑल्टर कर सके सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेम एक्टिव सॉइल इरोजन जो वाटर या विंड से हो रहा है, वो प्रिवेंट करता है कुछ 40 मिलियन हेक्टेयर्स में अप्रोक्सीमेटली, जिसकी वजह से लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल का, जो कि हमें एनपीके का काफ़ी अच्छा सोर्स रहती है, मतलब हमें काफ़ी लॉसेस होते हैं। अब आते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स पे। कंजर्वेशन मतलब बेसिकली अगर हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझें, तो सॉइल कंजर्वेशन क्या है, ये है सिंपली सॉइल को बचाना अगेंस्ट जो भी डिट्रेडेशन या जो भी लॉस होता है। जैसे अभी हमने पीछे लॉस के बारे में पढ़ा, क्या यूज करके, कैपेबिलिटीज को यूज करके, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को यूज करके, जो कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करती है। अगर हम और ज़्यादा स्पेसिफिक बात करें, तो इसमें लैंड को यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक प्रैक्टिकेबिलिटी के बीच में, की लिमिट्स के बीच में, ताकि वो सेफगार्ड कर सके जो भी इम्पोवरिश या डिप्लीटेड इरोजन वाली सॉइल है, एग्जॉशन हुआ है न्यूट्रिएंट्स का, जहाँ पे टॉक्सिक सॉल्ट जहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, जहाँ पे पेड़ों के पेड़ जल गए, जिसकी वजह से सॉइल पे भी इफेक्ट पड़ा, वाटर लॉगिंग हो गई, ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं है, तो उन सभी सारे फैक्टर्स को इसमें ध्यान रखा जाता है। अब इसके तीन मेजर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आते हैं। पहला आता है लैंड यूज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, ताकि अवॉइड कर सके हम डैमेज को, सॉइल को किसी भी तरीके की डैमेज से बचा सके। तीसरा आता है बेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, अच्छे क्रॉप्स को लगाना, ताकि एसिडिटी करेक्ट हो सके, अल्कलाइनिटी करेक्ट हो सके, ड्रेनेज करेक्ट हो सके, लीचिंग के इश्यूज करेक्ट हो सके। अब लीचिंग क्या है, बेसिकली इस छोटे से पोर्ट्रेयल को देख के आप समझ सकते हैं, बट ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। लीचिंग क्या होती है, जब एक्सेस पानी रिमूव हो जाता है वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स की वजह से सॉइल के बाहर, और वो रन ऑफ करता है या फिर वो ड्रेनेज में चला जाता है। लीचिंग में इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, जिसको कि काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स डील करते हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो कि स्वीप कर जाते हैं और वो वाटर बॉडीज में लीचिंग के ही फिनोमेना की वजह से चले जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लॉस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके लिए हमें कंजर्वेशन मेजर्स लाने होते हैं। अब जिसकी मैं बात कर रही थी, पहला फैक्टर जो कि है लैंड यूज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, इसमें आता है आपका लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, जिसे कहा जाता है एलसीसी। कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे सीधे आ जाता है कि एलसीसी क्या है, उसे बताएं, उसे डिस्क्राइब करें, एलसीसी की फुल फॉर्म बताएं, तो आपको एलसीसी के बारे में पता होना चाहिए पूरी तरीके से। सो इसमें बेसिकली मेजरली क्या है, पहला जो प्री रिक्विजिट होता है लैंड कंजर्व करने के लिए, ये होता है कि हम सॉइल को फिट करें उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और सॉइल और पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। लैंड जो कि मेनली एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, पास्चर के लिए यूज होती है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज होती है, अलग अलग सोर्सेज के लिए लैंड यूज की जाती है। कैपेबिलिटी जो होती है लैंड की, वो डिपेंड करती है उसके नेचर पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे, जो कि सॉइल की होती है। कुछ लेटराइट सॉइल है, कुछ एलुवियल सॉइल है, इन सभी सॉइल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग क्रॉप स्पेसिफिक ग्रो करती हैं इन सॉइल्स में। अगर हम एक ऐसी सॉइल में जिसमें कि जो कि एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, और वही न्यूट्रिएंट मेरे प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, अगर मैं उसे वहाँ लगा दूँ, तो वो लैंड यूज नहीं हो रहा है उस चीज़ का, और वो प्लांट भी मर जाएगा, और सॉइल को भी कोई एज सच इफेक्ट नहीं आएगा। कैपेबिलिटीज के हिसाब से लिमिटेशंस होती है लैंड की, और इसी बेसिस पे लैंड को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक जो कि लैंड कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है,
मतलब कि वो लैंड एग्रीकल्चर जैसे कल्टीवेशन क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ऐसी लैंड की 4 क्लासेस होती है। इनको डिफरेंशिएट किया जाता है इनकी लिमिटेशंस के बेसिस पे। दूसरी होती है जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, इसमें भी 4 क्लासेस हैं जो कि नहीं होती है कैपेबल, जिसमें से फॉरेस्ट्री क्लासेस उगाई जा सकती हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए ये यूज की जा सकती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी 4 क्लासेस के बारे में। जो पहली की 4 क्लासेस हैं वो यूज की जाती है कल्टीवेशन के लिए, और 5 से लेकर 8 क्लासेस तक इनको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन रेगुलर कल्टीवेशन के लिए सिर्फ पहले की 3 क्लासेस को यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम समझते हैं। इनिशियली आप इतना तो समझ गए कि पहले की 4 क्लास यूजफुल है, बाद की 4 क्लासेस पास्चर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए दी जाती है। मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है। अब डिटेल में समझते हैं। जो क्लास 1 है, इसमें एक और पिक्चर है जिसमें कि आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो 1 से लेकर 4 क्लासेस हैं ये आपको क्लोज टू लैंड दिखेंगी। उसके बाद जो ये ऊपर ऊपर दिखाई गई हैं ये वो जमीनें हैं जो कि पास्चर्स, ग्रेजिंग और वाइल्ड लाइफ और वाटरशेड के लिए दे दी गई हैं, जो कि सुटेबल आपको कल्टीवेशन दी जाती है। क्लास 1 है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ये इंटेंसिव क्रॉप्स के लिए अच्छी है। परमानेंट इरिगेशन सिस्टम है, वेल ड्रेनेज अच्छा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो भी मतलब अच्छा ज़रूरत होती है सॉइल की वो सभी इसमें आती है। अब बात करें कौन सी सॉइल इस कैटेगरी में फॉल करती है, तो एलुवियल सॉइल इस कैटेगरी में, जो कि गैंजेटिक प्लेन्स की है वो इसमें फॉल करती है। क्लास 2 की बात करें, मॉडरेट लिमिटेशंस है इसमें, चॉइस ऑफ क्रॉप कम हो जाती है, कुछ प्रैक्टिसेस की लिमिटेशंस है, स्लोप इसकी जेंटल स्लोप जो इसका लिमिटिंग फैक्टर है, मॉडरेट इरोजन के भी हैजार्ड्स होते हैं यहाँ पे, सॉइल डेप्थ इनएडिक्वेट है, आइडियल सॉइल स्ट्रक्चर नहीं है, वर्केबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, कई जगह पे अल्कलाइन और सलाइन कंडीशंस भी अवेलेबल है और ड्रेनेज भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसमें ब्लैक सॉइल और डीप रेड सॉइल इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। इसमें लिग्यूम्स और ग्रासेस कंट्रोल्स के अलावा रोटेशन के साथ ग्रो किए जाते हैं। क्लास 3 सिमिलरली सेम है, इसमें भी लिमिटेशंस है। इसको शेलो रेड सॉइल्स और स्लाइटली सलाइन ब्लैक सॉइल इसमें अच्छी फॉल करती है। क्लास 4 में आपकी फिर सलाइन अल्कलाइन सॉइल स्पेस आ जाती है। 5 कैटेगरी जो है इसको पास्चर्स के लिए डेवलप किया जाता है, ड्रेनेज इसका बॉन्डेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता है। सिमिलरली क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है। तो इस तरीके से हमने एलसीसी के बारे में देख लिया। अब मेजरली मोटा मोटा समझने की क्या ज़रूरत है, क्लास 1 2 3 है, ये सिर्फ वो क्लासेस हैं जहाँ पे रेगुलर कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद की जो क्लासेस हैं ये पास्चर बेस्ड और वाइल्ड लाइफ या फिर वाटरशेड के लिए हैं। अब हम बात करते हैं मेजर्स के लिए, क्या क्या मेजर्स हैं जो कि सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसे लेके फर्दर। पहला है आपका एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स वो होते हैं सिंपली जिसमें इनको अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे स्लोप होती है लेस देन 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बनने वाले क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कराएगा। जहाँ पे स्लोप लेस देन 2% है और इरोजन की प्रॉब्लम जहाँ पे ज़्यादा सीवियर नहीं है वहाँ पे हम एग्रोनॉमिकल मेजर्स को यूज़ करते हैं। ऐसे दो मेजर्स हैं, एक एग्रोनॉमिकल मेजर्स आते हैं, एक आते हैं हमारे दूसरे मेजर्स जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। इकोनॉमिकल मेजर्स में मेजरली दो चीज़ें की जाती हैं कि हम इंटरसेप्ट करते हैं ग्रीन ड्रॉप्स को, स्प्लैश इफेक्ट को हम कम करते हैं, बेटर ऑब्टेन करने के लिए इनटेक को वाटर की हम इम्प्रूव करते हैं, रेट को, ऑर्गेनिक मैटर का और सॉइल के स्ट्रक्चर्स पे काम करते हैं। इसमें हम रिटार्ड और रिड्यूस करते हैं लैंड का रन ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा। स्टीप स्लोप कुछ इस तरह से दिखती है, जेंटल स्लोप कुछ इस तरह से होती है। तो हम फोकस करते हैं कि हम स्टीप स्लोप से जेंटल स्लोप की तरफ मूव करें। कंटूर कल्टीवेशन पे बात करते हैं, हम मल्चिंग पे बात करते हैं। कंटूर कल्टीवेशन क्या है, कंटूर्स के अलाउ मतलब कि कल्टीवेट करना क्रॉप्स को इस तरीके से अलाउंग द कंटूर्स, इसे कहते हैं कंटूर कल्टीवेशन। इसके काफ़ी फायदे हैं, इससे सॉइल एक तो कंजर्व होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यील्ड बढ़ती है, पावर कम चाहिए, पानी भी कम चाहिए, रियर एंड टियर भी कम होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है इसका कि इस्टेब्लिशमेंट करना काफ़ी टीडियस काम है क्योंकि ट्रेंचेस एज बैरियर्स बनाए जाते हैं। मल्चिंग की बात करें, मल्चिंग सिंपली क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मल्च एक ऐसा मटेरियल है जो कि आप सॉइल की सरफेस पे लगा दोगे ताकि इवेपोरेशन रुक जाए और पानी का जो सॉइल का वाटर मूवमेंट है उसका लॉस है वो बच जाए, बस सिंपली।
डिफाइन किया जाता है इसको। आर्टिफिशियल अप्लाइड लेयर होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक या किसी भी नॉर्मल सॉइल मल्च भी होता है, स्टेबल मल्च भी होता है, अलग अलग तरीके के मल्च होते हैं, सभी को यहाँ पे लगाया जाता है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली अप्लाई किया जाता है ताकि सॉइल की सरफेस को बचाया जा सके। मल्च इसलिए वाटर कंजर्वेशन और इरोशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, बट लेकिन सिर्फ ड्राई रीजन्स में जहाँ पे जो क्रॉप रेजिड्यूज, लीफ मैन्योर, स्ट्रॉ, प्लास्टिक फिल्म्स को यूज किया जाता है। मल्चिंग के इफेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोटा मोटा सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अफेक्ट करता है सॉइल सैलिनिटी को भी, ये थोड़ा अलग से है। एरोडेबिलिटी को बचाता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिएंट्स को बचाता है, बायोलॉजिकल डिजाइन को अफेक्ट करता है। साथ में लीचिंग जो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, लीचिंग को बचाता है, क्योंकि जब आप इसे कवर कर देंगे तो आप लीच होने होने नहीं दोगे यहाँ से। इवेपोरेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो इसमें। आप इसमें इंक्रीज कर टेम्परेचर को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो कि आप इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा रहे हो, इवेपोरेशन को कम कर रहे हो। ऑटोमेटिकली वीट ग्रोथ की इम्पैक्ट होगी, वीट ग्रोथ होगी ही नहीं, जहाँ पे सारा ही कवर है वहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलेगी वीट्स को ग्रोथ करने के लिए। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी 5 तरीके का मल्च आता है। सॉइल मल्च, डस्ट मल्च, स्टबल मल्च होता है, स्ट्रॉ मल्च होता है, प्लास्टिक मल्च होता है, वर्टिकल मल्च होता है। वर्टिकल मल्च थोड़ा ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आजकल। इसमें सब सॉइलिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होती है हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए, ताकि रूट का पेनिट्रेशन अच्छी तरीके से हो सके, एरेशन, वाटर पर्कुलेशन सब अच्छे से हो सके। तो बेनिफिशियल बनाने के लिए इस इफेक्ट को एक मेथड जिसे वर्टिकल मल्चिंग कहते हैं उसे डेवलप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्लॉट को फिल करना ऑर्गेनिक मैटर से और उसको ओपन रखना, ताकि वो लंबे समय के लिए फंक्शनल रह सके आगे। ताकि इससे क्या होगा, ये कॉफ़ी गार्डन्स में मेजरली प्रैक्टिस किया जाता है। प्रून प्लांट को इसमें प्लेस कर दिया जाता है कंटूर ट्रेंच में, जो कि रोज के बीच में बनता है, कॉफ़ी के ट्रेंचेस के बीच में प्लांट के अराउंड, जिसमें कि एक साल के अराउंड की साइकिल लग जाती है। फिर आता है तीसरा मेथड, डेंस ग्रोइंग क्रॉप। दो हो गया, मल्चिंग सेकेंड था। डेंस ग्रोइंग क्रॉप मतलब हमने यहाँ पे मैक्सिमम कवर दे दिया सॉइल को। सिंपली एग्जांपल है काउपी या मूंग का। फिर है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, स्ट्रिप्स में हम क्रॉपिंग करते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रिप्स में ग्रो किया जाता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है, रोटेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, इसके मेजरली 5 टाइप्स हैं। कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, क्लीव स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, फिर आती है विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, परमानेंट या फिर टेम्पररी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। 11 टाइप की स्ट्रिप क्रॉपिंग भी रहती है। इसमें इसकी डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, इसमें हम सॉइल एक्सपोजिंग को में ग्रो करते हैं प्लांट को, इरोजन के परमिटिंग क्रॉप्स को इन स्ट्रिप्स में, ताकि स्लोप्स जो है कंटूर के अराउंड हम डेवलप कर सके। ऑल्टरनेटिंग जो स्ट्रिप्स होती है सॉइल को प्रोटेक्ट कर सके, इरोजन से रेजिस्ट कर सके। ऐसे ही फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग है, इसमें प्लांट किया जाता है फार्म क्रॉप पैरेलल स्ट्रिप्स में, बहुत सारी पैरेलल स्ट्रिप्स में फेयरली यूनिफॉर्म स्लोप्स में, बट एग्जैक्ट कंटूर्स नहीं बनाए जाते हैं। विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, प्लांट करना टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स को, जैसे कि जवार है, मेज है, लो ग्रोइंग क्रॉप्स, इनको अल्टरनेटली अरेंज करना स्ट्रेट या फिर लंबी लंबी लाइन्स में, लेकिन रिलेटिवली नैरो स्ट्रिप्स ली जाती है। परमानेंट जो होता है, परमानेंट या फिर टेम्परेरी बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसे कहते हैं, इसका मेन काम होता है कि जो स्टीप या फिर हाईली इरोडेड एरियाज है वहाँ पे काम करना। जो स्ट्रिप की ब्रेथ होती है इसमें, वो रेजिस्ट करती है क्रॉप्स को इरोड करने से। आगे स्ट्रिप क्रॉपिंग इंडिया में तो अडॉप्ट नहीं होती आज के लिए में, क्योंकि इंडिया की होल्डिंग साइज स्मॉल है। ये मेजरली बड़ी बड़ी एरियाज के लिए यूज की जाती है। फिर है अगला क्रॉपिंग सिस्टम, जहाँ पे कि क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप मिक्सचर्स को यूज किया जाता है। अब आता है सेकंड मेजर। पहला मेजर हमने देख लिया इकोनॉमिकल, दूसरा मेजर आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल सिंपली उनके लिए होता है जहाँ पे कि लैंड स्लोप है 2% से ज़्यादा। 2% से ज़्यादा जहाँ लैंड स्लोप होगी वहाँ पे हम इसे करेंगे, और इसमें मेजरली हमें एक फ़ायदा होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इनफिल्ट्रेट करने के लिए वाटर को, इस केस में भी। अब इसमें स्लोप डिवाइड होती है छोटे छोटे ग्रुप्स में, और इसमें अलग अलग वेज हैं जिससे कि ये प्रिवेंट करते हैं। बेसिन लिस्टिंग है एक, मेक उसके बाद आता है सब सॉइलिंग, फिर आता है आपका कंटिन्यू बंटिंग। बेसिन लिस्टिंग क्या होता है, सिंपली बेसिन लिस्टिंग एक तरीका है जिसमें सॉइल और पानी को कंजर्व किया जाता है बेसिन्स बना के, एक स्पेशल ट्रीटमेंट या करके, एक इम्प्लीमेंट के थ्रू, जिसको बेसिन लिस्टर कहा जाता है। ये बेसिन्स को बनाया इस तरीके से जाता है क्योंकि अक्रॉस स्लोप्स रहें, इसमें मैक्सिमम टाइम पानी का कंजर्वेशन होता है और इन्फिल्ट्रेशन के लिए सॉइल में इम्पॉर्टेंट है। सब सॉइलिंग क्या है,
हार्ड पैन को ब्रेक किया जाता है सब सॉल्वर से, जो कि एक मशीन है, इक्विपमेंट है। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस किया जाता है। कंटूर बंडिंग क्या होता है, कंपैरेटिवली नैरो होता है एम्बैंकमेंट, एट स्पेसिफिक इंटरवल्स पे इसको लीक किया जाता है। कंटूर बंडिंग जो मेजरली अडॉप्ट होती है वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज में अडॉप्ट होती है, जहाँ पे हाई इनफिल्ट्रेशन होता है, परमेबिलिटी होती है स्लोप की ऑफ कितना, अबाउट 6% के आसपास। स्पेसिंग रखी जाती है बर्ड्स के बीच में, जो कि एक्सीड नहीं करनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और वर्टिकल ड्रॉप होता है इसमें हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग के साथ, जो कि है 67.5 सेंटीमीटर के अराउंड। फिर आता है ग्रेडेड बंडलिंग, जिसे चैनल टेरेसिंग कहते हैं। फिर आता है ब्रॉड बेड या फिर फरो बेड सिस्टम, बेंच टेरेसिंग और जिंक टेरेसिंग। इनको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जहाँ पे कि रेनफॉल ज़्यादा है 100 mm के से, तो वहाँ पे हम इसे फॉलो करते हैं। ब्रॉड बेड या फिर फरो में क्या होता है, ये रेन वाटर को बचाने के काम आती है ब्लैक सॉइल्स में। बेंच टेरेसिंग क्या है, ये यूजुअली उन स्लोप्स पे किया जाता है जहाँ पे 16 से 33% की स्टीप स्लोप होती है, और 3 से 10% की स्लोप पर जिंक टेरेसिंग को किया जाता है। अब अगर हमें हिली स्लोप्स में कंजर्व करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मेजरली जो मेथड चूज करते हैं उसमें पहला आता है ट्रेंचिंग या एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, सिंपली हम पेड़ लगाते हैं। दूसरा आता है बेंच टेरेसिंग, जिसमें कि हम बेंच में टेरेसिंग करते हैं। इसमें जो कंटिन्यू ट्रेंचिंग या एफॉरेस्टेशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें ट्रेंच ब्रेक करते हैं स्लोप की लेंथ को। ट्रेंच बनाने से स्लोप की लेंथ कम हो जाएगी, इससे जो सरफेस का रन ऑफ है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके कम हो जाएगी और वो रिटार्ड हो जाएगी, सिंपली ताकि कैरिंग कैपेसिटी पे अच्छा फर्क पड़ सके। जो ट्रेंच का साइज होता है वो वेरी करता है रेनफॉल और डेप्थ के हिसाब से, कितनी यहाँ पे बारिश आती है, कितना यहाँ पे स्लोप है। ट्रेंच जनरली 60 से 48 सेंटीमीटर के बीच में साइज के रखे जाते हैं। इनका साइज स्पेसिंग भी वेरी करता है। ट्रेंच हाफ रिफिल किए जाते हैं डायगोनली, इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि ट्रेंच जो है वो सपोर्ट कर सके एज एन एडवांटेज सोइल या प्लांटिंग के लिए। दूसरा है बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग क्या है, इसमें सीरीज होते हैं प्लेटफॉर्म्स के, जो कि कंटूर्स के अलॉन्ग बनाए जाते हैं। इसको हिल स्लोप्स में कट किया जाता है। ये एक स्टेप लाइक फॉर्मेशन बना दी जाती है। इन प्लेटफॉर्म्स का सेपरेट और रेगुलर इंटरवल्स पे इनको सेपरेट किया जाता है। वर्टिकल ड्रॉप्स बनाए जाते हैं, वेजिटेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सुटेबल होता है हिली एरियाज में जहाँ पे कि सॉइल और पानी का कंजर्वेशन जरूरी होता है। यहाँ पे क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है। बेंच रेसिंग की बात करें तो इससे स्लोप की लेंथ कम होती है, ग्रेडियंट इजीली अडॉप्ट हो जाता है बाय अप टू 15% स्लोप। बट इसको हो सकता है कि स्लोप ज़्यादा भी हो तो भी हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बेंच टेरेसिंग की जाती है। इसमें सॉइल वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंटली ये प्रैक्टिस यूज़ की जाती है राइज व्हील ड्रॉपिंग सिस्टम्स के लिए भी टिपिकली यूज़ की जाती है। अब बेंच टेरेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हिल टाइप होते हैं, इरिगेशन बेंच टेरेसेस होते हैं, या फिर ऑर्चर्ड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं तो ऑर्चर्ड वाले टेरेसेस होते हैं। इसमें जो ऑर्चर्ड वाले हैं इसमें नैरो विड्थ होती है इनकी, अबाउट 1 मीटर की इंडिविजुअल ट्रीज के बीच में ड्रॉप किया जाता है इसको। इरिगेटेड बेंच टेरेसेस, इनको यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्लोप अप टू 8% होती है। फिर हिल वाले में, हिल एरियाज में रिवर्स ग्रीन फॉलो किया जाता है, जहाँ पे कि रिवर्स ग्रिड है उन हिल्स में से फॉलो किया जाता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग बेंच टेरेस के बारे में, जो कि डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन स्लोप और रेनफॉल कंडीशंस। अगर तो जहाँ पे रेनफॉल कम रेनफॉल वाला एरिया है, 750 mm से कम जहाँ रेनफॉल है, परमेबल सॉइल है मीडियम डेप्थ की, वहाँ पे हम बेंच टेरेस स्लोपिंग आउटवर्ड्स बनाते हैं। इसकी स्लोप हम आउटवर्ड्स रखेंगे, बाहर को स्लोप रखते हैं। जहाँ पे कि 750 mm से ज़्यादा रेनफॉल है, वहाँ पे भी हम इनवर्ड्स रखते हैं। उसके बाद तीसरा आता है बेंच टेरेस, जिसमें कि लेवल एंड टेबल टॉप, ये हम रखते हैं मीडियम रेनफॉल वाले एरियाज में, जो कि डीप हाईली परमेबल सॉइल वाला एरिया होता है, जहाँ पे कि इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। यहाँ पे जनरली राइस को ग्रो किया जाता है। मेंटेन करना बेंच टेरेस जनरली प्लांट की परमानेंट वेजिटेशन के लिए बनाया जाता है। इसको बेटर स्लोप जो टेरेस की होगी, इसको स्टैब्लिश करा जाता है ताकि प्रोटेक्शन को स्टैब्लिश किया जा सके, सॉइल को बाइंड करके रखा जा सके। तीसरा आता है हमारा जो है स्टोन टेरेसिंग या फिर स्टोन वॉल टेरेसिंग। अभी तक हमने दो पढ़ लिए, कंटूर, एफोरेस्टेशन, दूसरा बेंच टेरेस, तीसरा आता है स्टोन या फिर
स्टोन टेरेसिंग या स्टोन वॉलिंग सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, ये छोटे एम्बैंकमेंट्स होते हैं जो कि स्टोन से बनाए जाते हैं स्लोप्स के अक्रॉस। इसको अडॉप्ट किया जाता है किसी स्लोप पे जहाँ पे की स्पेसिंग जो होती है वो 10 से 30 मीटर की रखी जाती है, डिपेंडिंग कि स्लोप कितनी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसमें फॉल करता है। ये स्पेसिंग है, ये बैंक है और ये इसका बेस विड्थ है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी आगे बनाने के लिए वीडियोस का मोटिवेशन मिल सके। बाकी सारे 5 चैप्टर्स की ऑलरेडी वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसी चैनल में अवेलेबल है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।